हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा जो काम है वो है सन 2019 का फिजिक्स का पेपर का सेट ए को हम सोल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आज इनको हम डिस्कस करेंगे। 2018 का पूरा पेपर सेट ए का, जिसमें ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के पूरा हमने सॉल्यूशन करके और प्लेलिस्ट में डाल दिए। आप वहाँ से भी उनकी तैयारी करते रहो। तो हम 2019 का ऑब्जेक्टिव टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसके 14 भाग है भाई। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके ऐसे 1 से लेके और 14 भाग हैं, यानी कि जो इसका पार्ट 1 आया है वो 14 नंबर के हैं। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस विद अर्थ इज कॉल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन अपना प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद अर्थ इज कॉल्ड। तो देखो, आपने सुना होगा कि भाई अर्थ कतार भाई, ये एक अर्थ कतार है। अर्थ का मतलब धरती में जा रहा है वो तार, और उसका हम डायग्राम भी ऐसे बनाते। देखो, एक बड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, और थोड़ा छोटा। इसको ग्राउंड भी बोलते हैं, क्योंकि ग्राउंड को भी धरती बोलते हैं, अर्थ भी। तो इसको हम बोलेंगे, इस प्रक्रिया को, कि एक तार को अर्थ का बनाना, उसको प्रक्रिया को हम बोलेंगे अर्थिंग। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे थे, इसमें भरना ही था। तो ये पर्सन आपको याद होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आएगा? अर्थिंग। और ये इसका सिंबल है ग्राउंड का, ऐसे सीढ़ी सी बना के दिखानी है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। एप्सिलॉन नॉट ये यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? तो 4 ऑप्शन दे रखे, इसको मैं करवा ही देता हूँ। ये कूलाम्ब लॉ से रिलेटेड है। कूलाम्ब लॉ क्या कहता था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने इसकी ऐसा यूनिट निकाल कर दिखानी है। देखो, यूनिट में और डायमेंशन फार्मूला में फ़र्क होता है। यूनिट तो होती है, जैसे लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? L। ठीक है। टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? T। और यूनिट क्या होगी? सेकंड। यूनिट और डायमेंशन फार्मूला। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे फोर्स की यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट तो होगी न्यूटन, ऐसा यूनिट। और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? MLT की -2। MLT की -2। तो ये डायमेंशन फार्मूलों में और यूनिट में अंतर होता है। डायमेंशनल फार्मूला। कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, जल्दी में वो जैसे लाल बटन दबाना था, दबा दिया, इस टाइप से वो इन पे गलत काम कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं एप्सिलॉन नॉट 1/F Q/r²। कूलाम बटे न्यूटन और मीटर की 2 सही करके लिख लो। N की -1, C की 2, M की -2। तो ये अपना ऑप्शन इनमें छांट लेंगे हम, जिसमें C की 2 हो, N की -1, मीटर की -2 हो। B ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन भी दे रखा था, तो B ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 14 में से 2% हमने डिस्कस कर लिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कैसे? इसी वीडियो के कमेंट करके कि सर इसमें ये कैसे आ गया, ये क्या होता है। मैं हर बच्चे की कमेंट को अच्छी तरह पढ़ कर उसकी रिप्लाई करूँगा, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो एक और नई वीडियो बना देंगे।
ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखो जी, राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ फ्री स्पेस। ये आपने सीधा याद रखना है, एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एक्सप्रेशन, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्पेस। तो ये याद रखना आप ना, ये होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा है, अगर वो पूछे मैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी एक्सप्रेशन निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड में सारे कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। वहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है म्यू नॉट, वहाँ पे ई की जगह क्या होता है बी स्क्वायर, तो ये लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये इसमें नहीं पूछ रखा, खाली इसमें हमारे से यही पूछ रखा है। तो एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये उत्तर आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हमारा तीसरा प्रश्न भी पूरा हो गया। इसके अंदर भी लिख कर दिखाना था, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। और फोर्थ है, तो फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होगी। रेजिस्टिविटी और रो नाम के अक्षर से लिखेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई, डिक्रीज, इंक्रीज, में, इंक्रीज, डिक्रीज, और चौथा है डज नॉट चेंज। तो टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर का क्या रोल होगा भाई, ये देखेंगे अभी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डिक्रीज। तो डिक्रीज कैसे आए उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, सेमीकंडक्टर का जो केस है वो थोड़ा अलग है। कंडक्टर और इंसुलेटर, इनको समझाने के लिए हमने 2 बैंड बनाई हुई है। एक को हम बोलते हैं, ऊपर वाली होती है कंडक्शन बैंड, नीचे वाली होती है वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड जो होती है वो फुल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये बीच में गैप है, गैप। और हमारा पर्सन ये कहता है कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी को हम रो नाम के अक्षर से लिखते हैं, और कंडक्टिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो इसको कम होना पड़ेगा। अब देखेंगे भाई, ध्यान दो, ये बीच में गैप है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, बच्चों, ऊपर वाली जो कंडक्शन बैंड है वो हमेशा खाली होती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि उनको आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उनको एनर्जी आई होगी और वो जंप लगा के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक होल बनेगा। होल का मतलब पहले यहाँ पे क्या रहता था, पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन जंप लगा के ऊपर कंडक्शन बैंड में चले गए, और यहाँ पे एक वैकेंसी खाली होगी। वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द होल। होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इमेजनरी कॉन्सेप्ट होता है। ये बनेगा होल वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इमेजनरी कॉन्सेप्ट है। और इसके ऊपर कैसे चार्ज होता है, होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब देखो, जो ऊपर वाली जो कंडक्शन बैंड जो बिल्कुल खाली थी, हमने टेम्परेचर हाई कर दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हुआ है, ऐसे मान के चलो, समझते रहो। टेम्परेचर हाई होने के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होगी। जैसे आप कोई ठंडी कोक या पेप्सी खोलते हो तो आप देखो उसमें से कुछ पार्टिकल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स, गैस बबल्स ऐसे ऊपर जंप मारते रहते हैं। तो वो उनका लेवल जो एक सरफेस है ना, उससे हाई हो जाता है, ऊपर तक चले जाते हैं। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के ऊपर जाएंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, करंट का फ्लो होगा,
तो क्या चीज़ बढ़ेगी? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब इसमें से करंट पास होना शुरू होगा। तो कंडक्टिविटी जब ये बढ़ेगी तो बताओ रेजिस्टिविटी को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें पूछ लेता कि कंडक्टिविटी क्या होगी टेम्परेचर के साथ, तो आपने लिखना है इंक्रीज। लेकिन उसने इसका उल्टा पूछा है, उसने पूछा है कि ये पूछा है कि रेजिस्टिविटी क्या होगी, जब ये बढ़ रही है तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो तीन चीज़ें होती है कौन कौन सी? सेमीकंडक्टर, एक तो होता है कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर। ये तीन कैटेगरी होती है। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो, जिनका नाम है सेमीकंडक्टर, मतलब वो एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। कभी वो कंडक्टर का रोल करते हैं, कभी इंसुलेटर का रोल करते हैं। 0 केल्विन के ऊपर, 0 केल्विन के ऊपर सेमीकंडक्टर जो होता है वो किस चीज़ का रोल करता है? सेमीकंडक्टर वर्क्स एज इंसुलेटर। देखो अब 0 केल्विन क्या होता है? 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री से -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर ये इनकी मोशन जो है वो सीज हो जाएगी, ये मर जाएंगे और ये जंप मार के ऊपर नहीं जाएंगे। और ऊपर की तो हमेशा वैसे ही खाली रहती है, जब ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं तो क्या होगा बताओ? वो किस चीज़ का रोल करेगा? इंसुलेटर का। तो ऐसे हमने इनको बांटा हुआ है। कंडक्टर के अंदर जो ऊपर वाली बैंड है कंडक्शन बैंड, वो ओवरलैप करी हुई है किसके साथ? वैलेंस बैंड के साथ। इनकी आपस में ओवरलैपिंग हो रही है ऐसे ही। कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की ओवरलैपिंग है, तो इसमें जंप मारने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद सेमीकंडक्टर के अंदर थोड़ा गैप होता है इन दोनों के बीच में। ये होगी अपनी कंडक्शन बैंड, ये होगी वैलेंस बैंड। इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो जैसे वो पेप्सी में, कोक में कूद के वहाँ चले जाते हैं ना, ऐसे ये ऊपर चले जाएंगे। इनका जो गैप है वो बहुत ही कम होता है। और इंसुलेटर के अंदर जो गैप होता है सीबी का मतलब कंडक्शन बैंड, और ये होगी अपनी वैलेंस बैंड, इनका बीच में गैप इतना ज़्यादा होता है कि ये जब तो मार के ऊपर जा ही नहीं सकते। और वो किस चीज़ का रोल करते हैं? इंसुलेटर का। समझ में आ रही है सारी बात? तो ये चौथा पर्सन जो है मैंने अच्छी तरह करवा दिया है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। तो पहले का 5वां है, इसमें कहता है कि हाउ मच करंट। देखो जब जिस चीज़ के साथ हाउ मच लग रहा हो ना, इसका मतलब वही चीज़ निकाल कर दिखानी। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू ए 2 किलो ओम रजिस्टर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो देखो आप यूनिट से ही पिछाना करो। यहाँ पे ओम का निशान दे रखा है, क्या दे रखा है? आर है, ये रेजिस्टेंस है। पीछे वी दे रखी है तो ज़रूर ये वोल्ट रही होगी। हमने करंट निकाल कर दिखाना है। तो ओम्स लॉ का फार्मूला होता है V = I × R, I = V/R। V की जगह रख दूँ 4 और R है मेरा 2 किलो ओम। किलो वही चॉकलेट वाला सिस्टम है। चॉकलेट को कैसे खाओगे? रैपर को उतार के। न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करोगे? ये रैपर है हमारे, किलो रैपर उतरेगा तो 10 की 3 मिलेगी हमें। तो ये हो गया हमारा 2 × 10 की शक्ति -3 एम्पियर। और 10 की शक्ति -3 को क्या लिख सकते हैं हम? इस रैपर का एक नाम नया बन गया, इसको बोलेंगे मिली एम्पियर। तो ऐसे सोल्व करके दिखा देंगे। 5वां पर्सन हो गया। 6ठा पर्सन है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ ए परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, परमिबिलिटी को हम लिखते हैं म्यू से, और रिलेटिव परमिबिलिटी को हम लिखते हैं μr से। μr ये जो है दो चीज़ का रेशियो होती है, किस का? म्यू और बटे म्यू नॉट का। कि हमारा जो स्पेसिमेन है वो मीडियम में रखा हो तो उसको म्यू लिखेंगे, स्पेस में, फ्री एयर इनमें रखा हो तो क्या लिखा जाएगा? म्यू नॉट। ठीक है। और इनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी है एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उससे भी डिटरमाइन होती है। तो उसको हम लिखते हैं काई एम से। 3 हमारे पास होते हैं, फेरो, पैरा और डाया। ये काई एम होती है I/H, जो मैंने बताया था पहले। इसके अंदर की I किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्पेसिमेन के साथ, कि कितनी
कितनी एक्सटेंट तक वो सब्सटेंस मैग्नेट बन सकता है और कितनी डिग्री तक वो उसको चुंबक बना सकता है। ठीक है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स के साथ, सोर्स के साथ, कि मैं कितनी हद तक आपको अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ये मेरे साथ है। इसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, उसको मैं एच से लिखूँगा। और आई तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, आई को हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि कितनी एक्सटेंट तक आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। तो उस हिसाब से चुंबक बनाई जाती है। मान लो एक बच्चा था, उसको मैंने कोई बात बताई, मैंने आज ये 12% करवा रहा हूँ, उसको 12 के 12% ये वीडियो देखते सारे याद हो गए, तो उसको हम बोलेंगे भाई फेरोमैग्नेटिक, यानी कि उसकी जो काई एम है वो बड़ा पॉजिटिव है। इसको मैं बोलूँगा लार्ज एंड पॉजिटिव। उसके बाद एक बच्चा है दूसरा, उसके उस 12% बताए, उसमें से उसके 9% तुरंत समझ में आ गया, 3 की कसर रहेगी, तो इसको हम बोलेंगे स्मॉल एंड पॉजिटिव ही है वो बच्चा भी। और एक बच्चा ऐसे मिला, उसको हमने ये अपने 12% दिखाया और उसके एक भी याद नहीं है, यही नहीं पता भाई क्या बताया था क्या नहीं, क्या चीज़ बताई थी। उसको हम बोलेंगे स्मॉल एंड नेगेटिव। वो मैग्नेट बना ही नहीं, और थोड़ा बड़ा बना तो वो भी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, तो ये काई एम से रिलेटेड होती है। तो इन सब का एक फार्मूला बना रखा है, याद करें ना, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। अब यहाँ से हम डिसीजन लेंगे, पेपर में कैसा भी प्रश्न आ जाओ छोड़ कर नहीं आना है। वो पूछता है कि डाया का बताओ, डाया के लिए इसका मान कितना होगा, तो डाया का काई एम देखो, ये है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसका काई एम का मान जो मैंने निकाल कर दिखाया अभी वो स्मॉल एंड नेगेटिव। स्मॉल और नेगेटिव देखो, एक में से कुछ भी घटाओगे, एक में से कुछ भी घटाओगे तो एक से कम आएगा या ज़्यादा आएगा? एक से कम ही आएगा। तो इसकी म्यू आर होगी, इसकी म्यू आर होगी, म्यू आर इज लेस देन 1। ठीक है, ये पूछ ले कि पैरा के लिए बताओ, तो पैरा के लिए पॉजिटिव होती है। तो इसमें जब कुछ जोड़ोगे तो एक से बड़ा आएगा छोटा आएगा? बड़ा आएगा। तो उसको क्या लिखोगे? म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। और इसमें क्या लिखोगे? फेरो में, ये तो और भी भगत हैं, इसको हम लिखेंगे कि म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तीनों के लिए लिख दिए। तो इसके म्यू आर आएगी ग्रेटर देन 1, इसमें लिख देते हैं म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, और इसमें क्या लिखें? म्यू आर इज लेस देन 1। तो मैंने सभी हिसाब से घुमा फिरा के कैसे भी प्रश्न पूछो, सारी आपको चाबी दे दी है। चाबी है यहाँ पे, ये रही। फिजिक्स को रट्टाफिकेशन मत करो, इसको समझ लो, हर चीज़ में चाबी लगाओ, नंबर जो है बहुत ज़्यादा आएंगे, नंबर कटते नहीं है फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां, पहले का 7वां प्रश्न। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि जो पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज, तो इसको एक बार हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं सारे प्रश्न को ही। ये प्रश्न 1 नंबर में आओ, 2 में आओ, 3 में आओ, आप इसको बिल्कुल भी छोड़ोगे नहीं, मैं ऐसे यहाँ से चाबी दे देता हूँ। तो इसके बाद थोड़ा एक बार समरी करवा देता हूँ। देखो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर। जैसे बैटरी है, बैटरी को हम उसमें डालते हैं तो उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। ऐसे ही एससी अल्टरनेटिंग ईएमएफ, करंट 2 प्रकार का होता है, एससी डीसी। तो जब एससी को यूज़ करोगे तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो उसको बच्चों हम ई से लिखेंगे, तो वही ओम्स लॉ से फार्मूला है, ई इज इक्वल टू आई आर। और डीसी सेल हो जो बैटरी में डाल रखा तो हम लिखेंगे वी इज इक्वल टू आई आर। तो इस पर्सन के अंदर मैं ई यूज़ करूँगा, ई का मतलब अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से आई छोटी होती है, आई छोटी होती है, और मैं डॉटेड लाइन से आई को दिखाता हूँ। ये डॉटेड लाइन है, इसको आई से लिखूँगा, और जो सॉलिड लाइन है इसको ई से लिखूँगा। एक वायर के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर ये ई और आई दोनों चलते रहते हैं एक साथ। ये इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, ये दोनों साथ रहते हैं। तो देखो साइंस के अंदर फेज़ का मतलब होता है एंगल, फेज़ का मतलब होता है एंगल होगा। अब देखो ये एसी का सिंबल होता है बच्चों, ये वाला देखो। तो इसके अंदर सिर्फ आर दिखाया है, इसको हम बोलेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। क्या बोलोगे? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इसमें खाली रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से करंट शुरू होगा, क्या होगा, सारी चीज़ चलेगी। तो
ई और आई सेम फेज में होंगे, ये बात को ध्यान रखो। सेम फेज का मतलब होगा, साइंस के अंदर फेज का मतलब क्या होता है, एंगल, तो उनके बीच में फाई जो है वो 0 होगी। सेम फेज को अब देखो मैं इसे थोड़ा यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसका फेजर डायग्राम है। सेम फेज का मतलब देखो दोनों एक साथ स्टार्ट हुए हैं, दोनों एक साथ स्टार्ट हुए हैं। जब इसकी हाफ आएगी, जब ई की हाफ आएगी तो आई की भी हाफ आएगी। देखो दोनों, ये 1/4 आ गई, दोनों की हाफ आई है, दोनों की 3/4 आएगी, दोनों का लास्ट का पूरा होगा। तो दोनों सेम फेज में चल रहे हैं एक साथ, देखो ऐसे ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, फाई। और पावर फैक्टर निकालने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, P = VI cos फाई। तो cos फाई का मान बताओ भाई, कितना 0 रखेंगे तो P = VI cos 0 का मान कितना होगा, cos 0 का मान 1 होता है। तो इसको सोल्व करेंगे, आखिर में जब इसमें लिमिट विमिट सारी चीज़ पुट करने के बाद प्योर रेजिस्टिव जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर होगा 1, ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, इसमें देखो इंडक्टेंस दे रखे है L, इसका नाम होगा प्योर इंडक्टिव सर्किट। बच्चों इसके अंदर मैं काम की, इस पर्सन के अंदर काम की जो सारी बातें सारों करवा रहा हूँ, इसका नाम 1 नंबर का है। मैं चाहता तो ये भी लिखवा सकता था कि प्योर इंडक्टिव सर्किट की जो पावर है वो 0 होगी और मैं अपना पल्ला झाड़ लेता, लेकिन मैं इसके अंदर सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, पेपर में कैसे पूछा जाए। इसमें देखो बच्चों, ई और आई के बीच में जो है ना एंगल, वो फेज डिफरेंस वो π/2 का रहेगा, 90 डिग्री के ऊपर चलेंगे ये। तो इसके अंदर हमने याद रखना है, एल के अंदर आई जो है, आई का मतलब करंट, या दूसरे शब्दों में इसको मैं कह देता हूँ ई लीड्स आई बाई π/2। इनका जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होगा, π/2, ई लीड्स आई बाई π/2। तो ये इससे आगे चलेगी। तो इसको कैसे दिखाएं भाई, इसको मैं ऐसे दिखा दूं कि ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ई आगे होगी तो देखो ये होगी ई, किससे आगे होगी, आई से, कितने एंगल पे, π/2। तो देखना, अब ध्यान देना थोड़ा, ये तो हो गया अपना आई और ये एंगल बन गया π/2। तो देखो ई लीड कर रही है इससे π/2 से, तो आउट ऑफ फेज है। सेम फेज में तो एंगल 0 होता है, आउट ऑफ फेज में कितना होता है, 90 डिग्री है। आउट ऑफ फेज में 180 भी होता है। तो सेम डायरेक्शन में ना हो के अलावा जो भी होगा सब आउट ऑफ फेज होगा। तो यहाँ पे आप cos 90 रखोगे तो पावर फैक्टर कितनी आ जाएगी, P = VI cos 90, कितना हो जाएगा, 0। तो ये 1 नंबर में प्रश्न अपना आ रहा है कि पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट कितनी होगी, 0। तो ये मैंने ऐसे करना है, हमने सिखा रहा हूँ तुमको। उसके बाद अगर आ जाए प्योर इसको क्या बोलोगे, इसमें खाली कैपेसिटर लगा हुआ है तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट बोल लेंगे इसको हम। इसमें ध्यान दो, इसमें तो कौन लीड कर रहा था, ई लीड कर रहा था, इसके अंदर आई लीड करेगा। इसमें मैं लिख देता हूँ आई लीड्स ई बाई π/2। तो डायग्राम बनाएंगे, देखो यहाँ पे आई ऊपर आएगा, आई लीड कर रहा है, देखो ऊपर चला गया, लीड कर गया, तो ये कितना हो गया एंगल π/2 और ये होगी ई। तो वही पावर फैक्टर पूछ रखा है वो कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा। पावर फैक्टर का फार्मूला ये रहा, P = VI cos फाई। अभी 90 हो गया तो कितना हो जाएगा, 0। तो बच्चों था तो ये पर्सन 1 नंबर का, लेकिन मैंने इसके अंदर आपको पूरी चाबी दे दी है कैसे हम करेंगे। इनके डायग्राम और बना के दिखाता हूँ। इसका जो ये वाला डायग्राम है ये ऐसे बनेगा, ये जो मैंने बनाए 2 डायग्राम, ये डायग्राम इसका ऐसे बनेगा यूँ। इसके अंदर तो दोनों के दोनों सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब ये हो गया ई और ये हो गया अपना आई, और एंगल कितना इसका फाई। भाई दोनों में 0 एंगल है, 0 दिखा रखा था, सेम फेज में, तो दोनों में 0 बढ़ गया सेम डायरेक्शन में। दोनों जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो 0, अगर ऐसे यूँ अप डाउन होते जाएंगे तो एंगल बनता जाएगा। तो इसका डायग्राम बन गया। इसके अंदर 2 चीज़ और देख लो उसका भाई, इसमें मैंने यहाँ पे जो लिखा था ना P = VI cos फाई, ये दिखाई नहीं दे रहा था, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, देख लो एक बार, ये इससे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। ये होगा P = VI cos फाई, यहाँ पे 90 रखेंगे हम, cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो ये कर, ये नीचे बस इतना ही लिख रखा था। इसी तरह इसके अंदर भी देख लो, I लीड्स E बाई π/2, ये कैमरा में दिखाई दे रहा है π/2। तो इसका भी मैंने बच्चों ऐसे ही P निकाल रखा है, P = VI cos फाई
यहाँ भी हम 90 रख देंगे तो cos 90 कितनी होती है 0, तो p का मान कितना आ जाएगा 0। ये डायग्राम हो गया। ये साथ में ना इसके डायग्राम और दिखाता हूँ एक बार, जिसके अंदर ये E लीड्स करता है I से, E लीड्स करेगा I से, तो ये वाला डायग्राम जो बनेगा इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। तो दोनों डायग्राम को बच्चों मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह देखो। R ओनली के अंदर तो ये तो आपको पता चल गया कि करंट का मान छोटा होता है, I इज इक्वल टू ई बटे आर। और करंट को मैं कैसे दिखाता हूँ, I को मैं हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा, और E को मैं कैसे दिखाऊंगा, E को दिखाऊंगा मैं, E को दिखाता हूँ सॉलिड ऐसे, और E बड़ी भी होती है। तो दोनों इसमें देखो R के अंदर सेम फेज में थे, तो E को मैंने बड़ा दिखाया और I को थोड़ा छोटा दिखाऊंगा। ठीक है, डॉटेड में दिखाना है, सेम फेज में होंगे, ये तो समझ में आ गया आपको। इसका वो डायग्राम, टाइमर डायग्राम देखो, ये होगी E, इनके बीच में एंगल कितना है फाई ओमेगा टी। अब देखो दोनों सेम फेज में है, सेम फेज का मतलब एंगल सेम है, I तो छोटी होती है, ये होगी अपनी I। तो देखो यहाँ से I का मान छोटा हो गया ना यहाँ तो, और यहाँ देखो E का मान बड़ा हो गया। ये दोनों समझ में आ गए आपके, ऐसे बना देंगे हम। इसका बाद देखते हैं L ओनली के अंदर, इसके अंदर देखो E लीड्स करती I को, E लीड्स करती I को, तो ये तो होगी मेरी E की लाइन, वही एंगल फाई। I को लीड करती है, लीड का मतलब है कि ये वाली जो डॉटेड वाली है, E होगी, E को मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, E तो होगी ये, और I होगी ये वाली, क्योंकि वो I को लीड कर रही है। कितने एंगल से लीड कर रही है, π/2, और ये एंगल हमारा क्या होगा फाई। तो देखो ये इसको लीड कर रही है। उसके बाद ये आप कहोगे सर ये फाई एंगल कहाँ से आएगा। देखो बच्चों इनकी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी को हम क्या लिख देते हैं फाई, या E इज इक्वल टू ई नॉट साइन फाई। अच्छा जी, अब देखो जो C ओनली होता है उसके अंदर कौन करंट लीड कर रहा है उसको, तो देखो E तो अपनी जगह पे ही रहेगी, ये E होगी, ये E होगी, ये E तो अपनी जगह पे ही रहेगी, वही एंगल फाई। और अब इसको करंट लीड कर रहा है, लीड का मतलब करंट आगे आएगा, तो करंट की लाइन होगी ये वाली, कितना π/2, E से π/2 पे। तो ये सारे डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। इसका अंदर देखो E भी, ये E वाली लाइन थी और ये I वाली लाइन है, एक ही लाइन पे, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, जो फेज डिफरेंस कितना है वो फाई इज इक्वल टू 0 है। इसमें कितना है π/2 है, इसमें भी कितना है π/2 है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न L ओनली, L ओनली का भी डायग्राम दिखाओ। इसमें E लीड कर रही है, लीड कर रही है ना, तो E को मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, तो ऐसे देखो, ऐसे करेंगे यूँ, और जो करंट है वो पीछे चलेगा, करंट पीछे चलेगा, तो करंट को हम दिखाएंगे, हमारा चल रहा है L वाला, तो करंट वाला ऐसे दिखाएंगे हम। इसके अंदर एक सेकंड, ये देखो, ये तो E थी हमारी, देखो E तो हमेशा हर बार ऐसे दिखानी हूँ, अगले में भी कर देता हूँ E। इसी तरह नीचे वाले डायग्राम में भी देखो E की मैंने ये ब्लैक वाली ये लाइन रखी, इसको छेड़ना नहीं है। इसी तरह इसमें भी E को ऐसे ही रखना है। करंट आगे पीछे हो रहा है, तो इसके अंदर E लीड्स I, तो आप करंट को यहाँ से दिखाओगे, तो उसका चौथा हिस्सा बना के लाना है। अभी हमने चौथा हिस्सा, करंट को मैं रेड पेन से ले रहा हूँ, तो ये हो गया इसका ऐसे, समझ में आ गया। ये इससे π/2 पीछे हो गया। तो हम कहोगे सर π/2 कैसे पीछे हो गया, भाई ये जब 0 पे था, ये देखो इसको मैं करवाऊँगा अभी 1 मिनट, उसको और करवा देता हूँ। वो देखो पहले, वो उसके अंदर I लीड्स है, तो I को यहाँ से ले लेंगे, तो उसकी यहाँ से आप आ जाएगी। ये और बता देता हूँ भाई इनमें π/2 का अंतर कैसे, इसमें π/2 को, तो इससे समझ लो, किसी एक से समझ लो। इसमें देखो जब E अपनी 0 पे है,
जब ई अपनी 0 पे है तो ये तो आगे से घूमते आ रहा है, तो जब ई अपनी 0 पे, तो इसका मतलब ये तो ई पहले ही, ये तो जब अपनी ये शुरू हुई थी तो उस समय वो 90 हो चुकी थी, π/2 का अंतर आ चुका था इसमें। यहाँ पे जब इसकी π/4 हुई है, ध्यान दो, इसकी ये π/4 ये वाली, तो इसकी तो हाफ हो चुकी, तो हाफ में से π/4 घटाओगे तो क्या होगा, π/2। ये पर्सन समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। ये पर्सन आया समझ में, देखो बहुत ही आसान है। ये जब 0 थी तो ये कितनी थी, कितनी थी, π/4 ये वाली। तो ये समझ में आ गया आपके अच्छी तरह। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच में जो है ना ये π/2 का, हर जगह π/2 का गैप है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मैं एक बार इसको अभी क्लियर करा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम पहले एल ओनली वाला केस लेते हैं। एल ओनली वाला केस इसमें देखेंगे, इसमें π/2 का हर जगह आता है कि नहीं। तो मैं एक से समझा देता हूँ आपको। तो ये होगी हमारी, ये वाला करवा रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये होगी हमारी ई की इक्वेशन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद दूसरी वाली देखते हैं। दूसरी वाली स्टार्ट हुई हमारी यहाँ से थोड़ी छोटी होके, और उसका ये पॉइंट मिला लिया करो पहले, इसमें थोड़ी छोटी ऐसे बढ़ा दूँ। एक ये तो होगी, देखो 2 कटोरी है, एक कटोरी ये रही, एक कटोरी ये रही। तो हमारी वाली की एक कटोरी तो आ चुकी, और भाई पहिया की ये और पहिया ये, ठीक है। इसको यहाँ छोड़ देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आगे चली जाएगी, आगे जाके चली कहाँ जाएगी, यहाँ मिल जाएगी। और इसको मैं यहाँ मिला दूँ तो ठीक है। अब हर पॉइंट के ऊपर जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है, वो मैं दिखा रहा हूँ कैसे। देखो ये चली थी यहाँ से 0 से, तो इसका हाफ टाइम यानी कि कितना हो गया ये। देखो ये वाला सीन जो है ना ऐसे है, यूँ इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, इसको मैंने काट के और इसको यहाँ लगा दिया यूँ, और ये था पूरा गोल चक्कर। मैं यहाँ से चल के वापस यहाँ आ जाऊँ तो कितना होगा, 360। यहाँ से चल के वापस यहाँ आ जाऊँ तो एंगल कितना बनेगा, 360। और यहाँ से चल के यहाँ रुक जाऊँ तो एंगल कितना बनेगा, पाई। ये एंगल कितना बनेगा, पाई, और पाई ऊपर का, तो कितना होता है टोटल 360। तो टोटल 360 हो गया। तो मैं यहाँ लिखूँ 0 और 360 को बच्चों क्या लिखते हैं, 2π। तो सीधी बात है ये पाई रही होगी। अब तो क्लियर चल रही है। अब उसके बाद ये कितनी रही होगी, ये जब 180 है तो यह जब मैं यहाँ आया हूँगा तो यहाँ तो 90 का बना होगा, तो इसको मैं लिख दूँ π/2। ये देखो 0, 90, फिर 180, फिर 270 आई होगी। 270 को मैं क्या लिखूँ, 3π/2। π/2 को 90 बोलते हैं, 90 गुणा 3 270। और ये तो पूरा अच्छी तरह आपके समझ में आ गया। इसी तरह आप देखो ये यहाँ से बना रखा है, इससे आगे नहीं दिखाई दे, आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको यहाँ पे 0 लिख दूँ। तो इसको यहाँ पे क्या लिखूँगा, π/2। ये π/2 बनेगी ना, देखो। और ये मेरी यहाँ आधी पूरी होती, जैसे इसकी ये पूरी यहाँ पे पाई आई थी तो मेरी पाई यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे कितनी पहुँचेगी मेरी, 3π/2। और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, पाई। और आगे ऐसे चलती जाएंगी ये 2π, सॉरी। अब देखो हर पॉइंट का अंतर है ना, वो π/2 का है। देखो कैसे, यहाँ से शुरू हो जाओ। अभी देखो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, ये रहा। इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटाओ, तो इसमें से ये घटाएंगे, π/2 में से 0 घटाओगे तो क्या बचेगी, π/2। इसमें से ये घटाओ, या इन दोनों पॉइंटों को पढ़ रहे हैं। देखो हर पॉइंट के ऊपर जो फेज डिफरेंस है, एंगल का डिफरेंस है, वो π/2 है। इसके अंदर 0 था, अब इस पाई में से π/2 घटाओगे तो क्या बचेगी, अभी π/2। इस पाई में से 3π/2 घटाएंगे तो नहीं, इस लाल वाले में से घटाना है भाई। 3π/2 में से पाई घटाएंगे तो 2 लघुत्तम, 2 से 2 कट गया, 3π माइनस पाई कितना आ गया, 2π/2। यहाँ से 2 से गुणा और होगी π/2, ठीक है। इसी तरह इसको घटा लेना, 2π में से 3π/2 घटाना,
तो भी उत्तर कितना आएगा अपना π/2। तो हर प्रकार से देखो एंगल का जो अंतर है वो कितना है π/2। यहाँ पे भी मैं अब इनको लिख देता हूँ, यहाँ पे भी π/2 है, यहाँ पे भी π/2। आप समझ गए मेरी बात। तो ऐसे इनके बीच में जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है π/2। तो मैंने ये फेजर डायग्राम बना कर दिखा दिया है, टाइम डायग्राम इससे पीछे बना रखा है, वीडियो को बैक करके देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, नाम था इसका 1 नंबर का, लेकिन ये ऑल राउंडर करवा दिया ये पर्सन। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो पर्सन है ना, ये हमारी चौथी यूनिट में है। चौथी यूनिट में एक बार इनको आपको दिखा भी देता हूँ। चौथी यूनिट के अंदर देखो ये है ना, ये रहे, इस पर थोड़ा ध्यान फोकस करो एक बार। ये देखो AC थ्रो रजिस्टर, ऊपर R ओनली दिखा रखा है, दोनों सेम फेज में जा रही है, सेम एंगल है, ठीक है, सेम है। उसके बाद देखो दूसरा है AC थ्रो इंडक्टर। मैंने ये सारे आर्टिकल आज ही करवा दी। ये इसमें हो गया, इसका डायग्राम देखो इनके, ये देखो मैंने अभी समझाया था, ये देखो ये वाला, ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये देखो इसमें I जो पीछे रह गया ये π/2, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद अपना प्योर कैपेसिटिव सर्किट ये वाला, इसके अंदर इसका डायग्राम भी दिखाता हूँ। इसका डायग्राम देखोगे तो पेज पलटने के बाद ये वाला, ये मैंने दोनों डायग्राम अभी समझाए आपको। ये वाले देखो, ये देखो, ठीक। इसमें I कितना है π/2 से आगे कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 8वां प्रश्न है हमारा 2019 सेट A का। कम्युनिकेशन वेव्स आर, कम्युनिकेशन वेव्स कौन सी होती है? तो रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन वेव बोलते हैं। ऊपर से जो सूर्य की जो लाइट आ रही है वो उसके साथ हिस्से हैं, सूरज की जो लाइट आ रही है उसके साथ हैं। उनको याद करने का तरीका है XUVIRMG, ये याद कर लेना, 7 होते हैं ये। X का मतलब एक्सरे नाम सुन रखा है, U का मतलब अल्ट्रावायलेट, V का मतलब विजिबल, विजिबल जिससे हम सारे संसार को देख पा रहे हैं उसको विजिबल बोलते हैं। I का मतलब इंफ्रारेड, जिससे गर्मी महसूस होती है वो इंफ्रारेड होती है। R का मतलब रेडियो वेव्स। हर वेव का कोई ना कोई यूज़ है, तो R हमने यूज़ कर दी रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए। M का मतलब माइक्रोवेव और G का मतलब गामा वेव्स, ठीक है, ऐसे हम याद रख लेंगे। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पूरा 5 नंबर का प्रश्न भी है, लेकिन 1 नंबर पूछ रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैकरेल, BQ। हेनरी बैकरेल जो वैज्ञानिक था उसके नाम के ऊपर रखी हुई है, बैकरेल होगा। द रेनबो, रेनबो का मतलब इंद्रधनुष। रेनबो इज़ ड्यू टू, रेनबो के अंदर सारी चीज़ें होती है, रिफ्लेक्शन भी, रिफ्रैक्शन भी और डिस्पर्सन भी। तो इसके अंदर लिख रखा है ऑप्शन में ऑल द, सभी ठीक है ये तीनों। पॉइंट सोर्स की वजह से कैसा वेव फ्रंट बनता है? वेव फ्रंट जो मैंने बता रखी, वीडियो बना रखी पूरी वेव फ्रंट की। पॉइंट सोर्स की वजह से कैसा वेव फ्रंट बनेगा? स्फेरिकल। वेव चारों तरफ बाहर की तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। पॉइंट सोर्स का मतलब हो गया जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब हो गया। और अगर ट्यूबलाइट हो, ट्यूबलाइट को हम बोलेंगे लीनियर सोर्स, ऐसे। तो इसमें जो वेव फ्रंट निकलेंगे वो सारे सिलेंड्रिकल टाइप के निकलेंगे। मैंने एक वीडियो बना रखी जिसमें घोड़ा चलता हुआ दिखाई दे रखा है, हाइगन प्रिंसिपल की। उसके बाद है फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या काम करता है? टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल्स। और भाई 13वां प्रश्न है हमारा, न 13 तो हो गया, 14वां प्रश्न है। वो इसमें पूछता है एटीनेशन क्या होती है? एटीनेशन ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। एटीनेशन का मतलब द लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, सिग्नल की स्ट्रेंथ में लॉस आना। जैसे कई बार देखो हमारे मोबाइल के टावर होते हैं, ऐसे देखो यूँ, तो कई बार तो ये टावर पूरे आते हैं तो पूरा हमें बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार ऐसे है ना, ये खाली हो जाते हैं ऐसे यूँ। कई बार एक ही टावर दिखाएगा, वो वाइट सा हो रहता है, बाकी तो ये वाइट धुंधली बैकग्राउंड में ये भी दिखाई देते रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं साइंस की भाषा के अंदर, कम्युनिकेशन की भाषा के अंदर एट्यूनेशन। एट्यूनेशन का मतलब डिक्रीज इन द, तीर को निशान नीचे कर दिया तो डिक्रीज, डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, इसको हम बोलते हैं एट्यूनेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने 2019 के सेट A के जो प्रश्न करवाए आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स।